दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12th क्लास की साइकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट से वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न यह है कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण, वर्णन और उसे परिभाषित करते हैं। इसका उत्तर यह है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के स्वरूप को बिल्कुल भिन्न ढंग से समझा जाता है। अल्फ्रेड विने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। वेसलर, जिनका बनाया गया बुद्धि प्रशिक्षण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ने बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मकता के रूप में समझा, अर्थात उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। वेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, उद्देश्य को व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों जैसे गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलित करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन भी और परिमार्जन भी करता है। प्रश्न यह है कि किस सीमा तक हमारी बुद्धि आनुवंशिकता यानी प्रकृति और पर्यावरण यानी पोषण का परिणाम है, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर दीर्घ होना चाहिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा उनकी आनुवंशिकता के कारण होता है। फिर पर्यावरण कारकों के प्रभाव के कारण बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के परिणाम मुख्य रूप से जुड़वा बच्चों का अध्ययन में दिखाता है। साथ साथ पाले गए जुड़वा बच्चों की बौद्धिक में 0.90 सह संबंध पाया गया है। बाल्यावस्था में अलग अलग करके जुड़वा बच्चों की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा व्यवहार पारक विशेषताओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहसंबंध है। साथ साथ पाले गए भातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.60 सहसंबंध, साथ साथ बहनों की बुद्धि में 0 सहसंबंध तथा अलग अलग पाले गए सहोदर की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया गया है। इसी संबंध में अन्य प्रमाण दत्तक बच्चों के उन अध्ययनों से प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञान हुआ है कि जैसे जैसे बच्चों को आयु बढ़ती जाती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले का माता पिता की बुद्धि के निकट पहुंच जाते हैं। सुबुद्धवांचित है कि बुद्धि परपांतकों में अधिक दृष्टि दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है, जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी परिवारों पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। सामान्यतया
सभी मनोवैज्ञानिक इस तथ्यों पर सहमति है कि बुद्धि आनुवंशिकता यानी प्रकृति तथा पर्यावरण पोषण की जटिल अतः क्रिया का परिणाम होती है। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की सीमाएं तय हो जाती है और बुद्धि का विकास उस परिसीमा के अंतर्गत पर्यावरण। दोस्तों, यह तीसरा प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। गार्डनर के द्वारा पहचान की गई बहुबुद्धि की संपेक्ष में व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार बुद्धि एक तत्व नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करना कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि होगी या कितनी बुद्धि होगी। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अतः क्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। अपने अपने क्षेत्र असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रभावशाली बुद्धियों का गार्डनर ने अध्ययन किया और इसी आधार पर ये निम्नलिखित हैं। पहला, भाषागत यानी भाषा के उत्पादन और उपयोग की कौशल। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचार को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। दूसरा, तार्किक यानी गणितीय बौद्धिक चिंतन तथा समस्या समाधान के कौशल। इसी प्रकार की बुद्धि का अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्कना कर लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का प्रहसन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। दैसिक दास्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को मस्तिष्क में रख सकते हैं। चौथा, संगीतिक लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता। संगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन तथा प्रहसन करने की क्षमता संगीतिक योग्यता कहलाती है। बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग ध्वनियों और स्पंदनों तथा ध्वनियों की नहीं अभिरचनाओं के सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील। यह चौथा प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान से देखिए। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने में हमारी सहायता करती है। इसका उत्तर है कि रॉबर्ट राउथरबर्ग 1974 ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रेन के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार की होती है: घटकीय, अनुभविक तथा संदर्भिक। घटकीय बुद्धि में देखते हैं, घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस बुद्धि का अधिक मात्रा रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से
सोचते हैं। इस बुद्धि के भी तीन अलग अलग घटक होते हैं, अलग अलग का कार्य होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पहला घटक ज्ञानार्जन से संबंधित होता है और दूसरा घटक उच्च स्तरीय घटक होता है। तीसरा घटक निष्पादन के से संबंधित होता है। अब दूसरा देखते हैं अनुभविक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि या योग्य सृजन सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग विगत अनुभवी को मौलिक रूप से सम्मिलित करते हैं तथा समस्या के मौलिक समाधान खोजते हैं। तीसरा होगा संदर्भिक बुद्धि। संदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने व्यक्ति अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं। फिर वर्तमान पर्यावरण की अपेक्षा अधिक अनुकूलित पर्यावरण का चयन कर लेते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में स्विच चावित परिवर्तन कर लेते हैं। अस्टीन वर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए सूचना प्रमाण उपयोग के अंतर्गत अब आने वाले सिद्धांतों का एक प्रतिनिधि सिद्धांत है। यह 5वां प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। ये बार बार आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है और अनुभव यानी आशा है कि आगे भी यानी कि 2023 में भी पूछेगा। तो ये प्रश्न है कि क्या बुद्धि के संप्रत्ययीकरण में कुछ सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं? इसका उत्तर यह है कि रीति रिवाजों सांस्कृतिक रीति रिवाजों, विश्वास, अभिवृत्तियों तथा कला और साहित्य में उपलब्धियों की एक सामूहिक व्यवस्था को कहते हैं। इस सांस्कृतिक प्रचलनों के अनुरूप ही किसी व्यक्ति की बुद्धि के ढलने की संभावना होती है। अनेक सिद्धांतकार बुद्धि को व्यक्ति की विशेषता समझते हैं और बुद्धि एक व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अपेक्षा कर देते हैं, परंतु अब बुद्धि के सिद्धांतों में संस्कृति की अन्य विशेषताओं को भी स्थान मिलने लगा है। स्टर्नबर्ग के संदर्भिक अथवा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। वाइगोट्स्की का भी विश्वास था कि व्यक्ति की तरह संस्कृति का भी अपना एक जीवन होता है। संस्कृति का भी विश्वास होता है और उसमें परिवर्तन होता है। इसी प्रक्रिया में संस्कृति ही निर्धारित करती है कि अंततः किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस प्रकार होगा। वाइगोट्स्की के अनुसार कुछ प्रारंभिक मानसिक प्रक्रियाएं जैसे रोना, माता की आवाज़ की ओर ध्यान देना, सूंघना, चलना, दौड़ना इत्यादि जैसे समस्याओं का समाधान करने तथा चिंतन करने आदि की शैलियाँ मुख्यतः संस्कृति का प्रतिफल होती है। तकनीकी रूप से विकसित समाज के व्यक्ति ऐसी बल पोषण नीतियाँ अपनाते हैं जिससे बच्चों में सामान्यीकरण तथा अमूर्तकरण गति, न्यूनतम प्रयास करने तथा मानसिक स्तर पर वस्तुओं का प्रहसन करने की क्षमता हो सके। ऐसे समाज बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार के विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम तकनीकी बुद्धि कह सकते हैं। ऐसे समाजों में व्यक्ति अवधान देने, पर्यवेक्षण करने, विश्लेषण करने तथा अच्छा निष्पादन करने, तेज दिमाग रखने तथा उपलब्धि की ओर उन्मुख रखने आदि कौशलों की
परीक्षा की जाती है। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि को उतना महत्व नहीं दिया जाता। एशिया तथा अफ्रीका के सांस्कृतिक पश्चिमों पश्चिमी देशों की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न गुणों के तथा कौशल को बुद्धि का परिचायक माना जाता है। गैर पश्चिमी संस्कृतियों में व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मकता साक्षरता के साथ साथ उसमें समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के कौशल को भी बुद्धि का लक्षण माना जाता है। कुछ गैर पश्चिमी समाजों में समाज केंद्रित तथा सामूहिक उन्मुखता पर बल दिया जाता है।